हेलो गाइज, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज आपका नेक्स्ट सेशन लेके आई हूँ पॉलिटी का ही। पॉलिटी को ही हम लोग पहले ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास अपनी। देखिए, आज है डीपीएसपी, ठीक है? डीपीएसपी की बात हो रही है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है? भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये दोनों क्वेश्चन तो सबको पता होंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये पूछता है ऑनलाइनर में, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी। कौन कौन से हम लोगों को राइट दिए गए हैं? तो इसमें क्या है, सोशल और इकोनॉमिक, यही दिए गए हैं। सोशल और इकोनॉमिक राइट किस में दिए गए? डीपीएसपी में। एक और में दिए गए, वो आगे आगे तो मैं बताऊंगी, ठीक है? डीपीएसपी में कौन से राइट दिए गए? सोशल और इकोनॉमिक, के ध्यान में रखेंगे। आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करना। और इसका जो नेचर है वो क्या है? सकारात्मक है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता है। फंडामेंटल राइट जो है वो गवर्नमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, क्योंकि अगर वो उसको पूरा नहीं करेंगे तो जो भी पर्सन है वो कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी बाध्य नहीं है इसमें। लेकिन डीपीएसपी का बहुत बड़ा रोल है हमारी पॉलिसी मेकिंग में। ये ना लागू होते हुए भी बहुत तरीके से हर जगह लागू है, आपको हर जगह दिखेंगे ये, ठीक है? इसी के हिसाब से चीज़ें होती हैं। इसको इसीलिए दोनों को क्या किया गया, दोनों को कोर्ट तक जाने वाली बात दोनों में नहीं कही गई है। फंडामेंटल राइट में रखिए, इसमें नहीं रखिए, क्योंकि जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय हम लोग इतने मजबूत नहीं थे, क्योंकि बहुत सारा कर्जा था हमारे ऊपर देने के लिए। गरीबी से हम जूझ रहे थे, हम लोग बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे थे उस समय। तो उस समय जो संविधान के मेकर्स थे उन्होंने ये सोचा, इसको हम सकारात्मक तरीके से उसको रखेंगे, लेकिन हम सरकार पर बाध्य नहीं करेंगे, ठीक है? बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है? देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान के किस उपपद को पूरा करता है? ये डीपीएसपी को ही पूरा करता है, ठीक है? किसने कहा था कि निदेशकों तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं? मतलब देखिए, डीपीएसपी का मतलब ये नहीं है कि उनको सिर्फ मतलब घोषणा करके उसको छोड़ दिया जाए। किसने कहा था? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है? नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था? मूल आत्मा कहा था, ठीक है? देखिए, मूल आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, लेकिन किसको कहा था? आर्टिकल 32 को कहा था। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? संविधान की मूल आत्मा किसे कहा था? तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था, मूल आत्मा। भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा, स्टेट क्या है वो कहाँ बताया गया? तो आर्टिकल 36 में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? देखिए, इसको क्या कर सकता है? चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है? अनुच्छेद 37। आर्टिकल 37 का दो मतलब है, देखिए मैं बताती हूँ यहाँ पे। प्रवर्तनीय मतलब ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है? नॉन जस्टिसेबल, इंग्लिश वाला देख लेंगे, नॉन जस्टिसेबल है ये। और दूसरा, इसको यूथ आर्टिकल भी कहा जाता है, यूथ जस्टिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को अगर किसी भी तरीके का टॉर्चर किया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है, इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता है, तो उससे रिलेटेड भी ये यानी चिल्ड्रन से रिलेटेड भी आर्टिकल इसको कहा जाता है, ठीक है? और ये जस्टिसेबल नहीं है, ये कहा गया है इसमें कि डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टिसेबल। ये किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 37 में है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना में कल्याणकारी, ठीक है, प्रियम्बल में, और दूसरा डीपीएसपी में। दोनों क्या कहती है कि हमारे जो भारत राज्य है वो क्या है? कल्याणकारी है, ठीक है? वो कहाँ कहाँ लिखा है? संविधान की प्रस्तावना और डीपीएसपी में, दो जगह लिखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सहज अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किया गया है? अच्छा, डीपीएसपी को क्या किया गया? 3 तरीके में बांट दिया गया। एक तो सोशलिस्ट में, एक सोशलिस्ट में, एक गांधीवादी में, एक उदार बौद्धिकवादी में, यानी इंटेलेक्चुअल आता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है? 3 तरीके में बांधा किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 ही है, लेकिन इसको किस में बांट दिया गया है? इसको कैटेगरी कर दिया गया अकॉर्डिंग टू जो सेक्शन दिए गए उसमें, उसके हिसाब से। जैसे विलेज पंचायत किस में आ जाता है? गांधीवाद में आ जाता है। ऐसे करके सबको डिवाइड किया गया, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। संविधान का कौन सा भाग देश के शासन के लिए आधारभूत है? भाग 4।
ठीक है। ये क्या कहता है, राज्य को किस तरीके से नीति बनानी चाहिए कि उसके जो समाज है, उसकी जो देश है, उसके जो लोग हैं वो तरक्की करें, है ना, उसको हर तरीके से हर तरीके के लोगों को उसमें शामिल किया। जैसे ये कौन कहता है, तो भाग 4 यानी डीपीएसपी कहा जाता है, इसीलिए उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निदेशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म कहा गया है? आर्टिकल 38 को क्या कहा गया है? मूल मंत्र तथा मर्म कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान, अच्छा ये हो गया, एक मिनट इसको ऊपर कर देती हूँ। आर्टिकल 38 के बाद देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखता कौन सी बातें उल्लेखनीय हैं? कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, बाध्य नहीं है लेकिन करना होगा, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं, ठीक है। आप जितनी भी स्कीम्स देखेंगे ना गवर्नमेंट रिलेटेड, सब सारी आपको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल मिल जाएगी डीपीएसपी के, ठीक है। कि जब मेंस पढ़ेंगे ना तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सारी जो स्कीम्स पढ़ेंगे उसमें आर्टिकल भी लिखा जाएगा जब आप पॉलिटी का आंसर लिखेंगे। तो इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, है ना, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता अगर कोई आर्टिकल आपको वायलेट हो रहा है तो। आगे देखते हैं, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के किस अनुच्छेद में मिलता है? आर्टिकल 39 के क में मिलता है। इस देखिए, इसी से रिलेटेड कौन सी स्कीम आ गई? मनरेगा आ गई, है ना। आपको 100 या 120 डेज का जो दिया जाता है ना, सबको मिलता है। इसमें अगर आपको नहीं मिलता तो आप कोर्ट में जा सकते हैं मनरेगा में, इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसको लागू कर दी। भाग 4 के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया? इसमें समान कार्य समान वेतन मतलब होता है जेंडर से। अगर कोई फीमेल एक काम कर रही है, जैसे बीपीएससी में आप लोग ऑफिसर बनेंगे, है ना, अगर कोई एक फीमेल बनेगी तो उसकी भी वही सैलरी होगी, वही प्रोसेस होगा सिलेक्शन का। अगर मेल बनेगा तो भी होगा। हाँ, आप लोग कट ऑफ की बात नहीं कीजिएगा। कट ऑफ में जो माइनॉरिटीज़ होती है या जो बैकवर्ड क्लासेस होती है उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है, और अब उसका भी मायने ख़त्म कर दिया गया। 68 का जो कट ऑफ आया था आपने देख लिया होगा, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है मेल और फीमेल की कैटेगरी में या बाकी किसी की कैटेगरी में, बहुत माइनर सा फ़र्क रह गया है कट ऑफ की कैटेगरी में, तो वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इसमें मेन बात है कि जेंडर की बात हो रही है, यानी मेल को भी उतनी ही सैलरी मिलेगी और फीमेल को भी उतनी ही मिलेगी, है ना। ये बॉलीवुड में इसका मुद्दा भी उठा था कि मेल एक्टर को ज़्यादा पे मिलती है फीमेल की, लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब बहुत सारी एक्ट्रेस हैं उनको मेल से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में पारित किया गया था? समान पारिश्रमिक अधिनियम अनुच्छेद 39 का घ, ठीक है, घ दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निःशुल्क विधि सहायता, अगर कोई केस करना चाहता है किसी पे या लॉयर हायर करना चाहता है, गवर्नमेंट लॉयर, ठीक है, गवर्नमेंट लॉयर अगर कोई हायर करना चाहता है तो उसको फ्री दिया जाएगा। किसके अंदर? आर्टिकल 39A, यानी अगर आपको फ्री लीगल एड चाहिए तो 39A के तहत आएगा। संविधान के अनुच्छेद 39 च किस वर्ग के संबंध में निर्देश देता है? तो बालकों के यानी चिल्ड्रन के कल्याण के लिए 39 च। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 40। ग्राम पंचायत किस में आता है? आर्टिकल 40। ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। गांधीयन जो 3 डिवाइड किए गए थे ना 3 चीज़ों में, कैटेगरी में, उनमें से एक है ये। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? कुछ दशाओं में, अनुच्छेद 41 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य की न्याय संगत और मानवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति तथा सहायता के अनुबंध अनुच्छेद 42 के तहत, आर्टिकल 42। मातृ सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 42 में है, ठीक है, आर्टिकल 42 में है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अभी निर्धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार नहीं, नीति निर्देशक तत्व है, यानी वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। क्या है वो? नीति निर्देशक तत्व है। किसमें?
रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 केस। ये आर्टिकल, ये जो केसेस है ना वो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 43 के अंदर है। देखिए मैंने बताया था आपको ऊपर। दूसरे पेज में था वो। मतलब मनरेगा किस में आता है? आर्टिकल 43 के तहत आता है। इतना ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। कल में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, तो सारे ध्यान में रखेंगे। कुटीर उद्योग यानी जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है उसके विकास के लिए किस में कहा गया? तो 43 में ही कहा गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट किस में आता है? ये किस में जोड़ा गया था? तो 42 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। 42 में संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? उद्योगों के प्रबंधन में कारीगरों की सहभागिता, कामगारों की सहभागितारी, ठीक है, किस में जोड़ा गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। और ये भी किस में आता है? तो 43 आर्टिकल ए में आता है। देखिए ना, 43 आर्टिकल बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है इसका। 43 में तो क्या आता है? मनरेगा आता है, ठीक है। और 43 ए में क्या आता है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। और कॉर्पोरेशन समितियां जो होती है, सहकारी समितियां का उन्नयन, मतलब उसको बनाना किस में आता है? 43 ख में आता है, ठीक है। सहकारी समितियों का 43 ख में आता है। सहकारी समितियां किस आर्टिकल से जोड़ी गई थी? तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जोड़ी गई थी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया था? सरल मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 में। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में। वर्तमान में सिर्फ गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे? 42 में कौन कौन से जोड़े गए? तो 39 का ए, 43 का ए एंड 48 का ए। ध्यान रखेंगे 39, 43 एंड 48 का ए। किस संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया? तो 44 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। भाषा को परिवर्तित किया गया, ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि क्या किस चीज़ में क्या कह रहा है, ठीक है। ज़्यादा डीपली इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पीटी अभी पास करनी है। क्योंकि देखिए 17 तारीख को आपका यूपी पीसीएस का भी है और झारखंड पीसीएस का भी है ना। जो बच्चे झारखंड दे रहे हैं वो भी इसको देख लेंगे एक बार, और जो यूपी वाले दे रहे हैं वो भी देख लेंगे। बाकी बीपीएससी वाले तो देखिए पीटी और मेंस में ना, पीटी में आपको सिर्फ इसको रटना है, ठीक है। अब इसको रटने के अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि किस अनुच्छेद में क्या आएगा। जो इसके अंदर कितनी सारी बातें कही जा रही है वो मेंस के लिए काम देगी। तो अभी इतना टाइम है कि हम लोग के पास पीटी मेंस दोनों के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो के माध्यम से तो हम आपको इसको समझा ही पाएंगे ना। लेकिन ये चीज़ें आपको याद करनी है। अगर आप लोग बोलेंगे कि आपको मेंस का भी क्लासेस करनी है, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, है ना। वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट करते नहीं। कमेंट करेंगे तभी तो पता लगेगा। अगर आप लोग को बीपीएससी मेंस के लिए भी क्लासेस शुरू करनी है तो मैं डेली एक क्वेश्चन का आपको चीज़ें बता दिया करूँगी। बट आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो पता लगेगी ना चीज़ें। तब ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन अच्छे से मेंस वाले वीडियो में कर पाऊँगी। पीटी में उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, फैक्ट पता होने चाहिए, है ना। बट थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है बीपीएससी का, फैक्चुअल से वो कंसेप्चुअल फॉर्म में ज़्यादा जा रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं हो रही, अभी भी इतनी है कि मतलब मैनेज किया जा सकता है ना। तो दोनों को पढ़ने का तरीका दूसरा है, पीटी को और मेंस को भी। तो अभी हमारा क्या होता है ना, बहुत बच्चे मेंस में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनका लेकिन पीटी ही नहीं क्वालिफाई हो पाता है। तो हमें क्या करना है, 70% पूरा फोकस अभी पीटी पर ही देना है ना। और जितना टाइम धीरे 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 क्या करना है, मेंस के लिए तैयारी करना है। 30% सिर्फ मेंस को देना है और 70% आपको पीटी देना है, क्योंकि पीटी ही सबसे ज़्यादा टफ है बीपीएससी में। बाकी कोई मेंस मान के चलिए बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। मेंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे मेंस में तो मेंस निकल जाएगा। लेकिन पीटी बहुत टफ है ना। पीटी में क्योंकि वनडे एग्ज़ाम वाले सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं, सब देते हैं, इसीलिए कंपटीशन बढ़ जाता है, कट ऑफ हाई चली जाती है। और अब तो नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है,
थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, इसीलिए चीज़ों को ध्यान में रखना है। और पीटी को 70% फोकस करना है, 30% मेंस को देना है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो 17 मार्च के बाद मैं क्लासेस ले आऊँगी आपके लिए मेंस के लिए। मेंस का क्वेश्चन डेली एक क्वेश्चन का मैं सीरीज़ निकाल दूंगी, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। एक सेकेंड, ये तो हो गया था, ये भी हो गया। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 45 में। देखिए ये 40 शिक्षा वाला जो चीज़ है किस में है, 6 साल से कम की बात हो रही है ये, ठीक है। और बाकी जो राइट टू एजुकेशन का जो आर्टिकल है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ये 6 से कम की बात हो रही है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। 6 से कम की बात हो रही है, किस में आती है? आर्टिकल 45 में आती है। पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान, ठीक है। पोषाहार जैसे आंगनवाड़ी में देखिएगा मिल्क दिया जाता है, अंडे दिए जाते हैं, खाना दिया जाता है, मिड डे मील आती है, इसके तहत ही आती है ना। आंगनवाड़ी में जो जैसे दिल्ली वाली आंगनवाड़ी में क्या देते हैं, चना दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है, बाजरा दिया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है, दलिया दिया जाता है, ये सारी चीज़ें दी जाती है। और बिहार में क्या दिया जाता है, वो फोर्टिफाइड राइस दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं, है ना, खाना बनता है, दाल दी जाती है, दूध दिया जाता है उनको, सुधा का जो दूध आता है बहुत प्योर होता है वो दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके तहत आती है? आर्टिकल 47 के तहत आती है। बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार क्या करे, आंगनवाड़ी किसके तहत है? इसी के तहत है ना। मिड डे मील भी इसी के तहत आती है। अगर इनडायरेक्टली पूछ लेगा मिड डे मील किस अनुच्छेद के तहत बनाई गई है तो 47, आंगनवाड़ी किसके तहत बनाई गई तो 47। आंगनवाड़ी क्या करती है? छोटे बच्चों को, 6 वर्ष से कम बच्चों को क्या करती है? शिक्षा भी देती है ना, उनकी देखभाल भी करती है, यही है ना आर्टिकल 45, है ना। इनडायरेक्टली हो गया। आंगनवाड़ी में दोनों चीज़ें होती है, बच्चों की देखभाल भी की जाती है और उनको शिक्षा भी दी जाती है, देखभाल है, उनको खाना दिया जाता है, वो रहते हैं तो बस ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, अब सारी चीज़ें इनडायरेक्टली पूछी जा रही है, इसलिए ढंग से सारी चीज़ें पता होगी तभी आंसर कर पाएंगे। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा? देखिए बिहार में जो अल्कोहल बैन किया गया है वो इसी के आर्टिकल के तहत किया गया है। पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, है ना, ये वाला पूछा है। कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात किस अनुच्छेद में मिलती है? तो ये काउ स्लॉटर है, एनिमल स्लॉटर है, किस में आता है? आर्टिकल 48 में आता है। ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो इनडायरेक्टली पूछ ली ना, अल्कोहल किसके तहत आता है? आर्टिकल 47 के तहत बैन किया गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान, ये जो वाइल्ड कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये सारी चीज़ें किसके तहत आती है? तो आर्टिकल 48A के तहत आती है ना। इसके रिलेटेड चीज़ें ध्यान रखनी है आर्टिकल के साथ साथ। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय स्मारक यानी जैसे लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, ताजमहल हो गया, सब किसके तहत इसको किया जाता है, संरक्षण किया जाता है? आर्टिकल 49 के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? यानी जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव जो उसको क्या क्या अलग है, ठीक है, सेपरेट है दोनों, किससे? आर्टिकल 50 से। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध, अगर आप कुछ देश के खिलाफ बोलेंगे, है ना, चीज़ें बोलेंगे तो किस में आएगा? आर्टिकल 51 में आएगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा को मेंटेन करें, देश की सुरक्षा को मेंटेन करें। हम ऐसी कोई बात नहीं बोले जिससे चीज़ें हमारे और देश के खिलाफ हो जाएं। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, झारखंड के गुमला में एक रेप केस हुआ है ना, स्पेनिश जो कपल थे उनके साथ, मतलब कितनी निंदनीय बातें हैं ये। वो एक पूरे इंडिया के लिए और मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया की छवि कितनी ख़राब करने वाली बात है। हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन हमारी जो टूरिज़्म विभाग में तो कितना बड़ा डाउनफॉल होगा। ऐसे लोग डरेंगे आने के लिए, खासकर स्पेशली जहाँ हुआ वहाँ जाने के लिए, तो लोग डरेंगे ना आने के लिए। मतलब कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के लिए। तो उन लोगों ने अगर ये आर्टिकल पढ़े होते, पढ़ाई की होती, तो वो लोग ऐसा काम नहीं करते। और ऐसा भी नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं करते, लेकिन जो रेप होते हैं, खासकर जो अन एजुकेटेड लोग, देखिए एजुकेटेड लोग भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी चीज़ें बाहर आती नहीं है ना, बाहर आती नहीं। जैसे मी टू कैंपेन चला था बॉलीवुड में, वो सारा क्या था, वो एजुकेटेड लोगों के लिए ही था ना, वो पढ़े लिखे लोग हैं, एक सोसाइटी में अच्छा नाम है उन लोगों का, वो भी ऐसे किया था, बहुत लोगों पे इल्ज़ाम भी लगा था। और वही सारी चीज़ें हैं। अगर मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी है चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ें
बहुत मतलब शेमफुल एक्ट है। निर्भया कांड में लोगों को फांसी होने के बाद भी लोगों में शर्मिंदगी नहीं है, उनमें कोई डर नहीं है। बस मुझे इतने साल के जस्टिस के बाद उनको सज़ा मिली है ना, उनको फांसी दी गई, उसके बाद भी लोगों में डर नहीं है, फिर भी रेप हो रहे हैं, कमी नहीं हो रही कहीं भी। तो बस जितने भी बच्चे अधिकारी बनेंगे वो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि आगे ऐसा कुछ ना हो। अपने स्तर पे अगर काम किया जाएगा तो धीरे धीरे वो चीज़ों में परिवर्तन आएगा। नक्सली एरिया है ना वहाँ पे, इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, है ना। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। आर्टिकल 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सारी क्या क्या चीज़ें आती हैं देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आती है इसमें। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं अदर कंट्री के साथ में, वो इसके तहत आते हैं। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिवादियों के प्रति अधिक आदर प्रदान करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं। जो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल कॉपरेशन होती है, वो सारी चीज़ें किस में आए, इससे में आती है। लोग एक दूसरे के बारे में वहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। अगर कोई इंटरनेशनल विवाद हो गया है, जैसे चाइना के साथ होता रहता है, पाकिस्तान में कुछ भी हुआ है, तो उसमें क्या करना है, उसको कम करने के लिए प्रयास करना है, ना कि उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना है ना। तो ये सारी बातें आर्टिकल 51 में कही गई है। आर्टिकल 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। लंबी वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई है। किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, KT शाह। यानी बैंक के, क्योंकि क्या है, ये इन्फोर्सेबल तो है नहीं, है ना, कोर्ट में आप जा नहीं सकते। जब आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप उसको कैश कर पाएंगे ना, इनकैश कर पाएंगे। तो ये KT शाह ने कहा था, है ना। ये पॉजिटिव वे में, कोई नेगेटिव में नहीं, कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तभी तो हम चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे ना, लोगों को रोज़गार दे पाएंगे, मिड डे मील स्कीम चला पाएंगे, मनरेगा चला पाएंगे, है ना। पैसे काम होगा। मनरेगा में क्या होता है, जो मेट्रो में काम हो रहा है, या ये सड़क का निर्माण होता है, कैनल्स का निर्माण होता है, डैम का निर्माण होता है, ये सारी चीज़ों में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मनरेगा के मज़दूरों का इस्तेमाल किया जाता है। उससे जब कोई डेवलपमेंट होगा तभी तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और डेवलपमेंट कैसे होगा, जब पैसे आएंगे, फ्लो बढ़ेगा, लोग डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तभी तो सारी चीज़ें, पैसे सर्कुलेट होगी, है ना। तो इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तभी हम उसको क्या करेंगे, इनकैश करा पाएंगे चेक में। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। जब भी आप DPSP का कोई आंसर आएगा तो उसको इस कोड के साथ, ऐसे इनके साथ शुरू कर सकते हैं, स्टेटमेंट के साथ। एक आंसर में थोड़ा सा हाफ और 1 मार्क्स जो है वो बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ी बातें ज़्यादा हो गई, लंबी वीडियो हो गई है, और बस ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेंस का अगर आप लोग को चाहिए तो बताइएगा, 17 मार्च के बाद मैं मेंस के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।